अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अब वो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से शुरू हो गया और ये फिनोमिना है क्या बेसिकली। देखिए, ये सारा अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पर ही इसको हम समझ सकते हैं। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स में से जो फैराडे का रिजॉल्व था, यानी जो फैराडे का पहला पर्पस था, वो क्या था कि जो हमारे पास ऑरिस्टड का फिनोमिना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना, उस फिनोमिना के मुताबिक क्या हो रहा था, करंट किसी कंडक्टर किसी कॉइल में से पास होने के बाद उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब बाकी साइंटिस्ट्स या फैराडे को लेकर के भी, इंक्लूडिंग फैराडे, उनका ये रिजॉल्व था कि हम कैसे इसका उल्टा कर सकते हैं, हम कैसे इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, ऐसा ऑरिस्टड ने हमें बता दिया, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मगर अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं किसी सर्किट में, किसी कॉइल में, ये इसका रिवर्स या रेसिप्रोकल फिनोमिना कहलाएगा। इस रेसिप्रोकल फिनोमिना को डिस्कवर किया फैराडे ने, और फैराडे ने उसके सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट ये भी है कि एक कॉइल इस तरीके का है और इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब आप समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर कोई सोर्स नहीं होता है करंट का, ये कोई सोर्स नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस का। गैल्वेनोमीटर सिंपली एक डिवाइस है जिस डिवाइस की मदद से आप करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी करंट को मेजर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि करंट जो है वो है भी या सर्किट में या नहीं, या फिर आप इसकी मदद से ये भी देख सकते हैं कि कहीं करंट ने डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर ली। ये चीज़ें आप गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं। बाकी ये कोई सोर्स नहीं है, मतलब ये जो कॉइल हमारे पास है, मैं अगर इसको नाम देता हूं सपोज पी डैश, तो इस कॉइल में से कोई करंट अभी पास नहीं हो रही, इसको किसी भी सेल, बैटरी, जनरेटर के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। तो फिर फैराडे ने एक मैग्नेट यहां पर लाया। मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट में हम यही दिखाएंगे, ऐसे करेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत तरीके के किए गए, लेकिन हम ये सिंपल एक्सपेरिमेंट यहां पर लेंगे। इस मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल इस कॉइल के इस एंड पी को फेस कर रहा है, यानी अगर ये मैग्नेट है और ये ब्लैक एंड अगर नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल के इस एंड की तरफ रखा गया। और फिर क्या देखा गया कि अगर इस मैग्नेट को हम एक झटके से नीचे लाते हैं, यानी बहुत तेजी से नीचे लाते हैं, तो जैसे इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के इस एंड के नजदीक जाता है, कॉइल के इस एंड के जैसे ये नजदीक जा रहा है, तो तेजी से अगर लाएंगे तो हम देखेंगे कि यहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा होती है, और जैसे हम नीचे पहुंच जाते हैं डिफ्लेक्शन वापस जीरो आ जाती है। अब डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाए, इसका नीडल डिफ्लेक्ट हो जाए, इसका नीडल होता कहां पर है? इसका नीडल नॉर्मली जब कोई करंट पास नहीं होती तो नीडल गैल्वेनोमीटर का बीच में होता है। जब ये क्लॉकवाइज या राइट साइड डिफ्लेक्शन दिखाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, या लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिखाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रही है, मतलब इस कॉइल में से करंट पास हो रही है, लेकिन यहां तो कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है। तो हुआ क्या, सिर्फ ये हो गया कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हमने बहुत तेजी से इन कर दिया, यानी हम इसको नीचे लेके आए, अंदर लेके आए टुवर्ड्स दिस कॉइल। और जब हम इसको बहुत तेजी से नीचे लेके आ रहे हैं, तो जितनी देर हम नीचे आ रहे होते हैं उतनी देर हमें डिफ्लेक्शन मिलती है, और एकदम जैसे हम नीचे पहुंच गए तो डिफ्लेक्शन वापस जीरो। ठीक, अब अगर हम इस मैग्नेट को वापस विड्रॉ करें ऐसे ही और इतनी ही तेजी से ऊपर ले जाए, तो हम फिर देख रहे हैं डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में, और वो डिफ्लेक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं ऊपर और मैग्नेट ऊपर रुक जाता है, तो यहां डिफ्लेक्शन वापस जीरो बनती है। जितनी देर तक हम
ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं या नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, उतनी देर तक हमें डिफ्लेक्शन मिलती है। हम नीचे पहुंच गए, डिफ्लेक्शन नहीं है, ऊपर पहुंच गए तो फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं है। सो एज लॉन्ग एज दिस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज इन मोशन, जितनी देर तक ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मोशन में है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उतनी देर तक हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। मान लीजिए अगर आप नीचे पोल को ला रहे हैं, डिफ्लेक्शन अगर राइट साइड पर है, ऊपर ले जाते हुए डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर होगा। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कोई सोर्स नहीं है करंट के लिए, ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स यहां पर नहीं है, मगर फिर भी हमने इसमें करंट पाई। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसमें से, सर्किट में से करंट पास हो रही है, इस कॉइल में से करंट पास हो रही है। आखिर वो करंट आई कहां से? तो दरअसल जैसे आप इस मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं, इस नॉर्थ पोल को नीचे ला रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो क्रॉस कर जाती हैं इस कॉइल को, और जितना आप इसको नीचे लाते रहेंगे, जितना आप इसको नीचे लाते रहेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी। मतलब ये कॉइल एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी, क्योंकि जब मैग्नेट दूर होगा तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वीक होगा। लेकिन जब आप मैग्नेट को नजदीक लाएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? वो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मगर क्रॉस किसको कर रहा है? इस कॉइल को कर रहा है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग दिस कॉइल इंक्रीजेस। कब? व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं कहां? कॉइल की तरफ। और इतनी देर, जितनी देर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इस कॉइल को क्रॉस कर रही है, या नंबर ऑफ फील्ड लाइन जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहेंगे, ठीक है ना, तो जब ये जितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे नीचे आ रहे हैं, मैग्नेट आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस करेंगी, तो इसका मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी देर तक के लिए इस कॉइल के लिए इंक्रीज होगा, यानी चेंज होगा, तब तक के लिए इसमें से करंट हम पाते हैं। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड। एक बार हम नीचे पहुंच गए और रुक गए, अब बहुत ज्यादा फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही हैं, अब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल को क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही है, नीडल वापस जीरो पर है। यानी इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करें, उसके क्रॉस करने से यहां करंट इंड्यूस नहीं होती हैं। इस करंट को जो यहां पर बन जाती हैं सोर्स के बगैर ही, किसी बैटरी सेल के बगैर ही, इसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगर करंट है तो कुछ ईएमएफ भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ होगा, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। क्या पहले इस कॉइल में करंट थी? नहीं थी। कोई ईएमएफ था? नहीं था। कोई बैटरी सेल तो था ही नहीं, तो ईएमएफ कहां से आएगा? लेकिन जब आप मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रही है, इसलिए माना जाएगा कि कोई ईएमएफ वहां पर है। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई जब ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, द करंट इज और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। मगर ये क्यों इंड्यूस हो गया? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको क्रॉस कर रही हैं, जैसे हम इसको नीचे ला रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद, उनका नंबर इस कॉइल के लिए, जो इस फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो इंक्रीज उनका नंबर होता जाता है जैसे हम मैग्नेट को नीचे लाते हैं। जैसे जैसे हम मैग्नेट को नीचे लाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फील्ड लाइंस इस कॉइल को क्रॉस करती है, यानी इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द कॉइल इंक्रीजेस। कब? जब मैग्नेट नीचे आ गया। अब जब हम मैग्नेट को ऊपर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग दिस कॉइल, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द कॉइल डिक्रीजेस, क्योंकि जब आप इसको विड्रॉ करेंगे, पीछे ले जाएंगे, तो अब जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी अब उतनी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, उनका तादाद इस कॉइल को के लिए कम हो जाएगा। दोनों टाइम पर, यानी दोनों मौकों पर, दोनों केसेस में, चाहे आप मैग्नेट को नीचे लाएं, चाहे आप मैग्नेट को विड्रॉ करें, दोनों केसेस में आपको यहां पर डिफ्लेक्शन मिलती है। नीचे लाते हुए अगर आपको डिफ्लेक्शन राइट साइड में मिलती है, मान लीजिए उस वक्त करंट क्लॉकवाइज थी, तो विड्रॉ करते वक्त आपको डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर मिलती है। मान लीजिए उस वक्त करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी इस सर्किट में से।
तो करंट इंड्यूस हो रही है कब? जब आप मैग्नेटिक पोल को नीचे ला रहे हैं, जब आप मैग्नेटिक पोल को दूर ले जा रहे हैं। लेकिन जब आप मैग्नेटिक पोल को नीचे लाकर रोक रहे हैं, जितनी देर तक ये रुकेगा यहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, जितनी देर तक ये ऊपर रहेगा यहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगी। फिर डिफ्लेक्शन कब मिलेगी? नीचे आते वक्त, ऊपर जाते वक्त। एक्सट्रीमली जब वो नीचे वाली पोजीशन पर पहुंच के रुक गया, वहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुई उस वक्त। और अगर आप विड्रॉ करेंगे और इसको यहां पर रोकेंगे तो उस वक्त भी कोई करंट नहीं है। सिर्फ करंट इंड्यूस होती है तब तक जब तक ये मैग्नेट मोशन में है, यानी नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि जब एक कॉइल को या एक सर्किट को कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करे जो चेंज हो रहा हो। आप सुनिए, ये नहीं कहना है कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करे, फिर हमने यहां पर रोक के रखा है, अभी भी इसको मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, मगर उधर तो कोई करंट नहीं है। मगर जब ये नीचे आ रहा होता है, ड्यूरिंग इट्स मोशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन, जब मैग्नेट की मोशन हो रही है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उतनी देर तक के लिए करंट वहां इंड्यूस होती है। मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो गया, जैसे नीचे आ गया, इस कॉइल के लिए फ्लक्स इंक्रीज हो गया, करंट इंड्यूस हो गई। जब ये मैग्नेट पीछे हट गया, इस कॉइल के लिए फ्लक्स डिक्रीज हो गया, इधर फिर से करंट इंड्यूस हो गई। दोनों टाइम पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी एक दूसरे के। मतलब तब तक ही करंट इंड्यूस होगी, तब तक इस सर्किट में, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब तक इसको एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करें। लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, वो कोई कांस्टेंट फ्लक्स नहीं होना चाहिए। आप मैग्नेट को इसी कॉइल पर रख दीजिए, आप कहेंगे बहुत ज्यादा फ्लक्स इस कॉइल को क्रॉस कर रहा है, लेकिन कोई करंट वहां इंड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे हैं। फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है कॉइल को वो कांस्टेंट है। लेकिन जब आप इसको नजदीक लाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, इस कॉइल के लिए डिक्रीज होगा। और उतनी देर के लिए, जितनी देर तक के लिए इस कॉइल के लिए फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तब तक के लिए इसमें करंट इंड्यूस होगी। तो करंट इंड्यूस होती है फ्लक्स, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, खाली मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल को क्रॉस करता है तो उस कॉइल में तब तक करंट इंड्यूस होती है जब तक वो फ्लक्स चेंज हो जाए। और जब वो फ्लक्स कांस्टेंट रहे उस कॉइल के लिए, अब आप कहेंगे देखिए ये मैग्नेट 1000 लाइन्स देता है, इसका फ्लक्स जो है फील्ड लाइन 1000 है जो बाहर आ रही है, तो ये तो 1000 यहाँ होगा मैग्नेट, ये 1000 लाइन्स देगा, यहाँ होगा ये 1000 फील्ड लाइन्स देगा। तो ये चेंज कैसे हो गया? लेकिन यहाँ पर होगा तो 1000 लाइन्स पूरी की पूरी इसको क्रॉस करेंगी, लेकिन यहाँ पीछे ले जाएंगे तो 1000 लाइन्स पूरी इसको क्रॉस नहीं करेंगी। मतलब मैग्नेट का फ्लक्स मैग्नेट के लिए कांस्टेंट है। मैग्नेट ने जितनी फील्ड लाइन्स दी उनका नंबर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, लेकिन इस कॉइल को जो फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही हैं वो इंक्रीज हो सकता है और उन फील्ड लाइन्स का नंबर डिक्रीज हो सकता है इस कॉइल के लिए। जब आप मैग्नेट को नजदीक लाएंगे, इस कॉइल को ज्यादा लाइन्स क्रॉस करेंगी, और जब आप इसको विड्रॉ करेंगे, इस कॉइल को कम ही लाइन्स क्रॉस करेंगे। इस बात से ये पता चलता है, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करें किसी कॉइल को, किसी सर्किट को, तो उसमें फिर करंट इंड्यूस हो सकती है, उसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। और वो तभी तक करंट रहेगी, इंड्यूस्ड करंट तभी तक रहेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता हुआ उसको क्रॉस करे। As long as there is a change in the magnetic flux. When the change in magnetic flux lasts, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज खत्म हो जाएगी, the induced current, the induced EMF will also last. तो induced EMF खत्म हो जाएगा, induced current इसमें से खत्म हो जाएगी। कब? When the change in flux lasts. ठीक है, जितनी देर तक फ्लक्स रहेगा, चेंजिंग फ्लक्स रहेगा, जितनी देर तक फ्लक्स में चेंज होती रहेगी तभी तक करंट इंड्यूस होगी। तो यहाँ एक चीज, एक प्रिंसिपल हमारे लिए एक डिफाइन हो जाता है। हमने इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, उस कंक्लूजन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वेन एवर ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कट्स अक्रॉस ए कॉइल और ए सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। तो जब एक चेंजिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स,
whenever a changing magnetic flux cuts across a coil or a circuit, a current or an EMF is induced in it. तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगी, इसमें एक EMF इंड्यूस होगा. The induced current will last only. The induced EMF will last only. The induced current or EMF will last only. वो तभी खत्म हो जाएंगे when the change in the flux lasts. जब फ्लक्स में चेंज होना खत्म हो जाएगा. इस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना में हम किसी कॉइल में, किसी सर्किट में एक करंट, एक EMF इंड्यूस कर सके ड्यू टू ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस इट, जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसको क्रॉस करे, इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. अब ऑरिस्टड के जो फिनोमिना है, जो उसमें आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें आपने क्या किया था, करंट पास करवाई थी कॉइल में, यहां से ही करंट पास करवाई थी, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया. यहां आपने कोई करंट पास नहीं करवाई कॉइल में, करंट वहां इंड्यूस हो गई. आपने सिर्फ एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया इस कॉइल के लिए. जितनी देर तक आप इस फ्लक्स को चेंज करेंगे उतनी देर तक आप करंट इंड्यूस होते हुए देखेंगे. दिस फिनोमिनन इन विच अ करंट और एन EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल whenever there is a relative motion between the two or when a changing magnetic flux, क्योंकि अब यहां पर relative motion बन गई मैग्नेट और कॉइल के दरमियान. Whenever a current or an EMF is induced in a coil due to the relative motion between a magnetic field, between a source of a magnetic field and the coil, या फिर आप कहें whenever a changing magnetic flux, whenever a current or an EMF is induced in a coil due to a changing magnetic flux cutting across it. शाबाश, इसको नोट भी कर सकते हैं आप. Whenever a current or an EMF is induced in a coil or a circuit due to a changing magnetic flux cutting across it, the phenomenon is called, तब उस phenomenon को हम क्या कहते हैं, the phenomenon is called the phenomenon of electromagnetic induction, EMI, electromagnetic induction. EMI, electromagnetic induction. And the current induced is called the induced current. The EMF is called induced EMF. इस करंट को क्या कहते हैं, induced current. इस EMF को क्या कहते हैं, induced EMF. आई बात समझ में? ये फिनोमिना हो गया, और इस फिनोमिना को हमने इस एक्सपेरिमेंट से देख लिया. अब इस फिनोमिना में हमें फैराडे ने कुछ लॉज दे दिए. पहली बात, उस लॉज को मैं छोड़कर पहले मैं देखूंगा कि अब ये फिनोमिना आपने जो देखा, इसमें क्या हो गया, करंट इंड्यूस, EMF इंड्यूस हो गया. ज़्यादा भारी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन 4-5 मिनट और इसको थोड़ा क्लियर करेंगे. करंट इंड्यूस हो गई, EMF इंड्यूस हो गया. ठीक है भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से. मैग्नेटिक फ्लक्स होता किसके बराबर है, कैसे आप लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स? आप लिखते हैं फाई या फाई एम, फाई बी. मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर लिखते हैं, शाबाश, B A cos ऑफ थीटा. ये तो आपने कल के लेक्चर में आपने देखा होगा. What is B? The strength of magnetic field. What is A? The area of the coil in contact, area of the surface in contact with the magnetic field lines. What is theta? Theta is the angle between the direction of magnetic field and normal to the surface. हमने यहां पर क्या पाया, जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल को क्रॉस करे, करंट इंड्यूस होगी. यानी इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना होगा, और वो चेंज होते हुए किसी कॉइल को क्रॉस करें, तब उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी. अब सवाल ये पैदा होता है, ये फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? ये 3 फैक्टर्स हैं, B, A एंड थीटा. इन 3 में से कोई भी एक फैक्टर चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो गया. यानी हम करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं फ्लक्स चेंज करने से, और फ्लक्स के चेंज करने के 3 तरीके हो सकते हैं. या तो आप B चेंज करिए, या A चेंज करें, या थीटा चेंज करें. आइए देखते हैं कि B कैसे चेंज हो सकता है, A कैसे चेंज किया जा सकता है, थीटा कैसे चेंज किया जा सकता है. उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और चेंजिंग फ्लक्स जब किसी क्रॉस करेगा किसी कॉइल को, उसमें करंट इंड्यूस होगी.
ये वाला केस जो है, इस केस में क्या हो गया, इस केस में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के लिए चेंज हो रही है। तो आसान सी बात है कि बी को इस तरह से चेंज किया जा सकता है। आप एक मैग्नेट को एक कॉइल की तरफ लाइए, पीछे ले जाइए, या फिर कॉइल को ही मैग्नेट की तरफ लेके आगे पीछे कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल के लिए कभी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये मैग्नेट पीछे हट गया तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। फील्ड लाइंस की तादाद यानी फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा इस कॉइल के लिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ए चेंज नहीं हो रहा, थीटा नहीं चेंज हो रहा, इस कॉइल के लिए बी चेंज हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग दिस कॉइल। मैग्नेट पीछे तो ये वीकर रीजन में आ गया, ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ गया। मैग्नेट नीचे तो कॉइल स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ गई, यानी कॉइल के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, कॉइल के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई जब हम मैग्नेट को पीछे ले जाते हैं। तो ये बी आपने इस वक्त चेंज कर दिया। तो जब आप एक कॉइल और एक मैग्नेट आपके पास होता है, अगर आप मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं या कॉइल को आगे पीछे करते हैं, तो व्हाट यू आर चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द कॉइल। आप इस कॉइल के लिए क्या चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रही है। अब यहाँ आपने देखा जब ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जब आप इसको नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ डिफ्लेक्शन कहाँ थी, राइट साइड पर। फिर आप इसको पीछे लेके गए तो फ्लक्स इसके लिए क्या हो गया, डिक्रीज, तो डिफ्लेक्शन कहाँ गई, लेफ्ट हैंड साइड पर। दोनों टाइम पर आग नीचे लाते हुए पीछे ले जाते हुए करंट इंड्यूस हो गई, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन सेम नहीं थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। नीचे लाते हुए अगर करंट थी इसमें से क्लॉकवाइज, पीछे ले जाते हुए करंट इसी में आ गई फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट दोनों टाइम पर थी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब आप मैग्नेट को नीचे लाते हैं तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, उस वक्त ज़्यादा करंट है, और जब आप इसको पीछे ले जाते हैं उस वक्त इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए डिक्रीज हो जाता है, तो उस वक्त कम करंट है। नहीं, हमें इंक्रीज डिक्रीज से कुछ वाला लेना देना नहीं है, हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए। तो वो कब चेंज होगा, आप मैग्नेट को नीचे लाएं तो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, पीछे ले जाए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया वो तो बात ही नहीं है, हमें सिर्फ चेंज से मतलब है। आप कहेंगे इंक्रीज होने के वक्त ज्यादा करंट बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया कम करंट, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए बस, और चेंज हो गया वो इस केस में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से। इस केस में वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया इस कॉइल के लिए, बिकॉज वी हैव चेंज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग द मैग्नेट इन, बाय मूविंग द मैग्नेट अवे। अब एरिया कॉइल का अगर चेंज किया जाए तो उस वक्त कैसे इसमें करंट इंड्यूस हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा ये दिखाता हूं। समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इसको हमने इस तरह से रेक्टेंगुलर वाइंड किया हुआ है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से क्रॉस हो रहा है, ठीक है भाई। तो अगर हम जानते हैं फाई बी, शाबाश, इज इक्वल टू व्हाट, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब जरा देख लेते हैं, इस वक्त इस कॉइल का सारा एरिया, उस सारे एरिया को फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूरे कॉइल के एरिया को क्रॉस कर रही है, सारा एरिया, यानी कॉइल मैंने इस तरह से रखी है और फील्ड लाइन जो है ये है से ये इस तरह से यहाँ से आती हुई बाहर, और यहाँ से जाती हुई, यहाँ से आती हुई, ये इस तरह से इस कॉइल को ये फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। पूरा एरिया ऑफ द कॉइल इज इन कांटेक्ट विद द फील्ड लाइंस। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस कॉइल को थोड़ा सा नीचे खींचूंगा,
इन दो सिरों को, एंड्स को पकड़ के इसको नीचे खींचूंगा तो ये कॉइल कहाँ गई? नीचे। आप मान के चल सकते हैं कि अगर ये कॉइल है और ये फील्ड लाइंस हैं, पूरा ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका पूरा एरिया इन कांटेक्ट विद फील्ड लाइंस है और वो एरिया है ए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पुल डाउन किया तो आप क्या देखते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो सिर्फ हाफ पोर्शन को क्रॉस कर रही हैं, बाकी का पोर्शन कहाँ गया? नीचे। क्या उसमें फील्ड लाइंस है? नहीं है। तो जब आपने इसको पुल किया तो क्या हो गया? क्या यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई इस कॉइल के लिए? नहीं। फिर यहाँ पर क्या चेंज हो गया? द एरिया ऑफ कॉइल, जो पहले एरिया था इन कांटेक्ट विद द फील्ड लाइंस, पूरा एरिया था कांटेक्ट में फील्ड लाइंस के साथ, अब आपने नीचे किया तो कम ही एरिया रह गया। तो अगर आप इसको इस तरह से मूव करवाते रहेंगे ऊपर नीचे इस कॉइल को, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ द कॉइल रहेगा इन मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। तो एरिया ऑफ द कॉइल इन कंटैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज। तो आपने यहाँ पर बी चेंज नहीं किया, आपने यहाँ पर ए चेंज किया, फ्लक्स चेंज हो गया, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है बी पर, ए पर और कॉस थीटा पर। तो यहाँ पर अभी जो बी है फ्लक्स है वो चेंज हो गया। जब फ्लक्स चेंज हो गया एरिया के चेंज होने की वजह से हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द कॉइल विद द फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से ही यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो गया और इसमें करंट इंड्यूस हो गई। पहले केस में क्या चेंज हो गया था? बी। फिर क्या चेंज हो गया? ए। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि फ्लक्स चेंज होना ज़रूरी है ताकि करंट इंड्यूस हो जाए, लेकिन फ्लक्स तीन क्वांटिटीज़ के चेंज होने से चेंज हो सकता है, कभी बी के चेंज होने से, कभी ए के चेंज होने से, और अब थीटा को देखते हैं, थीटा के चेंज होने से भी ये चेंज हो सकता है। फिर इसी कॉइल को ले लीजिए और ये मान लीजिए ये इसमें हमने नॉर्मल डाल दिया है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बताइए ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये अगर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने ये एरिया, ये वेक्टर डाल दिया है, नॉर्मल डाल दिया है, अगर उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन देखें तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द नॉर्मल, ये क्या बनाते हैं? जीरो एंगल बनाते हैं, पैरेलल है एक दूसरे के से, एक ही लाइन में है। अच्छा, अगर आप कॉइल को रोटेट करेंगे इस तरह से तो फील्ड लाइंस लगातार यहां से जा रही हैं ये, मगर आपने क्या किया? आपने कॉइल को रोटेट किया तो फील्ड लाइन अब यहां से जा रही है, तो उसने नॉर्मल के, मान लीजिए यहां से आपने इसको रोटेट कर दिया तो फील्ड लाइन यहां से जा रही है, तो नॉर्मल के साथ इसने क्या एंगल बना दिया? 90। पहले ऐसे था, फिर 90 बनेगा, उसके बाद ऐसे हो सकता है 180 बन सकता है, नॉर्मल और फील्ड लाइन के दरमियान एंगल। फिर ऐसे जाएगा तो 270 एंगल बनेगा, फिर ऐसे जाएगा तो 360 बन गया। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कॉइल को रोटेट करेंगे लाइक दिस, इफ यू विल रोटेट दिस कॉइल, एज्यूम कीजिए यहां पर नॉर्मल है और वो नॉर्मल जैसे कॉइल रोटेट होती हैं तो वो नॉर्मल डिफरेंट एंगल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ बनाता है, यानी थीटा चेंज हो रहा है। अब यहां पर कॉइल के रोटेट होने से क्या होगा? थीटा चेंज। जब थीटा चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो गया, तो फ्लक्स चेंज हो गया, करंट इंड्यूस होगी कॉइल में। इस तरीके से हम जनरेटर में फ्लक्स चेंज करवाते हैं और करंट इंड्यूस करवाते हैं। देखिए जनरेटर में क्या है? एक कॉइल, पहले एक इंजन, आप किक मारते हैं या स्टार्टर दबाते हैं जनरेटर का, जनरेटर स्टार्ट हो गया। उसी तरह से जैसे एक स्कूटर का इंजन किक मारने से स्टार्ट हो गया, गाड़ी का इंजन जैसे चाबी देने से, सेल्फ देने से स्टार्ट होता है, इसी तरह जनरेटर का इंजन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन उस पर काम करता है और बिल्कुल वही वैसा ही इंजन जैसे स्कूटर गाड़ी में होता है वैसे ही इंजन जनरेटर में होता है। आप उसमें पेट्रोल, डीजल वगैरह डाल देते हो, फ्यूल डाल देते हो, केरोसिन भी डाल सकते हो अगर केरोसिन जनरेटर है तो। उससे क्या होता है? इंजन चालू हो गया। अब स्कूटर गाड़ी में वो इंजन व्हील्स को रोटेट करवाता है, लेकिन यहां पर वो इंजन इस कॉइल को रोटेट करवाता है। तो जब वो इंजन इस कॉइल को रोटेट करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर रखा जाता है, मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान इस कॉइल को रखा जाता है, और जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो जाती है, थीटा चेंज हो गया, करंट इंड्यूस हो गई, फ्लक्स चेंज हो गया, करंट इंड्यूस हो गया।
आई बात समझ में? तो आपने देखा कि जनरेटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करता है। जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पावर प्रोजेक्ट्स पर भी आप क्या देखते हैं, वो पावर प्रोजेक्ट्स भी काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से ही करंट्स वगैरह जो है प्रोड्यूस होती हैं। एक टरबाइन पे कॉइल होती हैं, टरबाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ऊपर से पानी गिरता है हाइडल पावर प्रोजेक्ट में, वो टरबाइन उस पानी की वजह से घूमता है, यानी कॉइल घूमती है, क्योंकि टरबाइन के ऊपर ही कॉइल वाइंड की होती है। और जब वो कॉइल कॉइल घूमती हैं, कहाँ घूमती हैं वो कॉइल घूमती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और थीटा चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, और कॉइल में करंट इंड्यूस हो गई। ठीक है भाई? तो हमने देखा वो फिनोमिनन, जिस फिनोमिनन में करंट इंड्यूस होती है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, उस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको फैराडे ने डिस्कवर किया, उसने इसके लिए लॉज भी दे दिए जिनको हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये फिनोमिनन ऑरिस्टड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले फिनोमिनन का रेसिप्रोकल है, उसका रिवर्स है। और अब लास्ट में जरा हम बताएं, डिफाइन करें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। व्हाट इज electromagnetic induction? It is the phenomenon in which a current or an EMF is induced in a coil or a circuit whenever a changing magnetic flux cuts across it. ये भी एक डेफिनेशन इसकी हो सकती है। बाकी फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? बी चेंज करने से, ए चेंज करने से, थीटा चेंज करने से। ये मैंने आपको बता दिया इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जो है वो है क्या। आगे हम इंशाल्लाह इसमें फैराडेज लॉज जो है वो करेंगे।